हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BPSE 146 कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग करवाऊंगी। ये देखिए, मेरे पास ना इस सब्जेक्ट का कोई भी स्टडी मटेरियल, बुक वगैरह कुछ भी अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप सबके इतने सारे कमेंट्स आए हैं, इसलिए मैं एक छोटा सा ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा मैं आपको समझा पाऊँ, जिससे कि एटलीस्ट जो क्वेश्चंस आएंगे आप उनमें कुछ भी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग भी अगर लिख पाते हैं तो वो ये होगा कि हाँ एटलीस्ट आपने अटेम्प्ट किया पेपर। तो इस वजह से मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर नहीं समझ में आए, स्टार्टिंग में ही पता चल जाएगा आपको, नहीं समझ में आया तो प्लीज़ टाइम वेस्ट मत करिएगा, और जो भी आपके पास में मटेरियल है उसको पढ़िए। एटलीस्ट रीडिंग से भी आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी कि हाँ आप एग्ज़ाम में देने के मतलब एग्ज़ाम देने जाने लायक बन जाएंगे। टॉपिक है हमारा कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग, मीन्स की संघर्ष जो है वो समाधान और शांति निर्माण। ये हमारा हिंदी में मैंने इसमें टॉपिक लिख दिया है। अगर आप दोनों में से जो भी लैंग्वेज है आपकी, तो आपको समझने में दिक्कत ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मीडिया एंड पीस बिल्डिंग। जो मीडिया और शांतिपूर्ण, ये दोनों चीज़ें आपस में कैसे रिलेट करती हैं, क्या क्या पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, मीडिया एंड पीस बिल्डिंग में। थोड़ा बहुत फ़ोन हिलेगा इसमें, प्लीज़ आज थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि मेरे हाथ में ना काफ़ी हद तक पेन है और ये पकड़ा भी नहीं जा रहा है फ़ोन मुझसे, लेकिन स्टिल मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो चीज़ें सिर्फ सुननी है, इसलिए अगर थोड़ा हिलता भी है ना तो उससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मैंने इसमें सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ है। नाउ मीडिया एंड पीस बिल्डिंग में देखिए क्या चीज़ है आपके पास में, कि जो मीडिया है ना वो पीस बिल्डिंग में, शांति मेंटेन करने में, पीस को कंटिन्यू रखने में कैसे मेजर रोल प्ले करती है। तो आपको पता है जो मीडिया है ना वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में जो पीस बिल्डिंग होती है उसमें हेल्प करती है, स्पेशली इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि आपको जितनी भी न्यूज़ मिलती है वो मीडिया में, जो भी न्यूज़ आप देखते हैं, अगर वो थोड़ी एग्रेसिव होती है, बायस्ड होती है किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन के लिए, या वो किसी रिलीजन को या कम्युनिटी को वो पॉइंट आउट करते हैं ना, तो वो चीज़ें काफ़ी हद तक एग्रेसिव हो जाती है, जिसका लोग गलत मतलब निकालते हैं। तो मीडिया जो है ना उसे बहुत ही अनबायस्ड होना चाहिए, किसी भी कम्युनिटी या उसकी कोई भी जो रिलीजन है, धर्म है, उसकी एक चीज़ के पीछे उनको नहीं लगना चाहिए कि वो एक ही धर्म को सपोर्ट कर रहे हैं या एक कम्युनिटी को सपोर्ट कर रहे हैं और किसी और चीज़ के लिए वो नेगेटिव बोल रहे हैं। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मीडिया में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए ना इक्वल रोल प्ले करता है। मीडिया का ये होना चाहिए कि जो जितनी भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जा रही है ना वो पूरी बैलेंस्ड इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी उसमें ना तड़का वगैरह नहीं लगाना चाहिए कि आपने मिर्च मसाला लगा के उस न्यूज़ को एक्सेसिव बना के आप प्रेजेंट करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सी कम्युनिटी या कौन से लोग उस चीज़ को लेके काफ़ी हर्ट हो जाए या वो उससे एक अलग नेगेटिव सेंस में रिएक्ट करे। क्योंकि अगर ऐसा होता है ना, तो आपने शायद से सुना भी होगा, रायट्स वगैरह होते हैं, दंगे वगैरह, ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो मीडिया का काफ़ी मेजर रोल रहता है इस चीज़ के अंदर। प्लस जो अगर इनडायरेक्टली बात करें तो इनडायरेक्टली का मतलब तो यही हो गया कि जब मीडिया अब कोई भी चीज़ जो प्रोवाइड कर रही है वो विदाउट पार्टीशन कर रही है, किसी भी एक समूह समुदाय इससे रिलेटेड नहीं कर रही है, बैलेंस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि जेन्युइन फैक्ट्स है, जो कि एक्चुअल वाली न्यूज़ है, यूँ ही नहीं है कुछ भी कहीं का भी उन्होंने फेक बता दिया। क्योंकि मीडिया पे ना काफ़ी लोग ट्रस्ट करते हैं, कोई चीज़ न्यूज़पेपर में आ जाती है ना तो उस पर काफ़ी ट्रस्ट किया जाता है कि हाँ ये न्यूज़ बोली गई है, और कुछ जो रेपुटेटेड न्यूज़ चैनल्स होते हैं उनकी बात पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो ये चीज़ मीडिया को मेक श्योर करनी चाहिए कि इनडायरेक्ट जो एक्टिविटीज़ होती है ना वो उनकी काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। प्लस डायरेक्ट एक्टिविटीज़ की बात करें तो डायरेक्ट एक्टिविटीज़ का मतलब ये होता है जब कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जैसे अभी जो रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अभी तो काफ़ी हद तक चीज़ें कम हुई है वहाँ पे, कम इन द सेंस कि न्यूज़ में आना कम हुआ है, लेकिन फैब के टाइम पे, मार्च के टाइम पे आपने देखा होगा नॉन स्टॉप ये चीज़ें कवर हो रही थी। तो जो एक्चुअल में वहाँ पे हो रहा है वो कम नहीं हो रहा है, तो मीडिया उतना ही समझा दे लोगों को, उतना ही इंफॉर्मेशन अगर लोगों तक पहुँचा दी जाए कि यहाँ पे इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ये चीज़ें क्राइसिस वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो वो बहुत मोर देन इनफ होता है एज कम्पेयर टू कि आप वहाँ की कुछ एक्स्ट्रा ओवर बातें बता रहे हैं, या फिर एक वहाँ पे चाहे यूक्रेन को या रशिया को एक को ही मीडिया सपोर्ट कर रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्ट जो कॉन्फ्लिक्ट रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं उनको डायरेक्ट फैक्ट के साथ में बता देना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ अलग अलग एक्स्ट्रा चीज़ें उसमें मीडिया डालता है। तो ये कुछ मीडिया के लिए आप पॉइंट लिख सकते हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि जो कवरेज होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का, चाहे वो कोई भी मीडिया कर रहा हो, चाहे कहीं का भी मीडिया कर रहा हो, तो उनको बहुत ही अनबायस्ड होना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री का मीडिया कर रहा है तो अपनी कंट्री की रेपुटेशन उनको ध्यान में रखनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं है कि आप अपनी कंट्री की रेपुटेशन के लिए किसी और कंट्री को छोटा बता रहे हैं या उनकी आप डिसरिस्पेक्ट करें। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है।
प्लस जो रिसेंट बेसिस पे ना ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा है। देखिए पहले ना मीडिया में लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं था, न्यूज़ इतनी ज़्यादा होती नहीं थी, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें होती थी। लेकिन अभी आज के टाइम में आपके पास में न्यूज़ के बहुत सारे सोर्सेज हो गए, तो मीडिया को जो जर्नलिस्ट वगैरह होते हैं उनके लिए वर्क काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। आप ऑनलाइन साइट्स पे, न्यूज़पेपर में, सब जगह पे ना अगर एक कहीं पे मिस्टेक है तो वो सब जगह पे सेम पब्लिश होती है। तो वो चीज़ पे उनको मेक श्योर करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक से उनकी जो रेपुटेशन है काफ़ी हद तक चीज़ें उसमें ख़राब हो सकती हैं। इससे एक तरीके से जो पीस है ना वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो ये उनको ध्यान में रखना चाहिए। प्लस जो हमारा भारत देश है वहाँ पे क्या है, बाई कैमरल है, 2 पार्टी सिस्टम्स होते हैं। एक पार्टी जो कर्ता पार्टी होती है और सेकेंड वन जो अपोजिशन में होती है। तो दोनों को ही मीडिया को रेगुलेट करके चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिसकी पावर है या उसी का ही सब कुछ वो दिखा रहे हैं, या उन्हीं के जो भी उन्होंने चीज़ें कवर अप करी है या जितना भी उन्होंने देश में विकास करा है, डेवलपमेंट करा है, वही चीज़ें दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ में मीडिया को बिल्कुल भी बायस्ड होना ज़रूरी नहीं होता है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ सस्टेनेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस भी आते हैं जो कि पीस बिल्डिंग में आते हैं, और कुछ ऐसे सेक्टर्स भी होते हैं जिसमें ना काफ़ी टर्म्स को क्लैरिफाई करना पड़ता है, अप्रोचेस होते हैं, कुछ इम्प्रूविंग डिज़ाइंस होते हैं जिससे मीडिया और जो भी पीस है ना दोनों को कैसे रिलेट करके समझाया जा सकता है। इसके अलावा जो प्राइमरी नीड होती है ना लोगों की कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन में, वो क्या होती है, इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विस उनको होनी चाहिए। जो भी चीज़ वहाँ पे हो रही है, अब कहीं पे कुछ भी कोई क्राइसिस हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, तो आप वहाँ पे डायरेक्ट जाके तो देखते नहीं है, जो मीडिया में दिखाई जाती है आप वही चीज़ें देखते हैं। तो वहाँ पे ना उनको बहुत ही इंडिपेंडेंट न्यूज़ सर्विस देनी चाहिए, जिससे कि आपको जेन्युइन चीज़ें पता चले, यूं ही नहीं है कुछ भी बातों को बढ़ा चढ़ा के आपको समझाया जाए। नेक्स्ट वन इज़ कि जो डोनर होता है, मतलब जो भी मीडिया में या कि न्यूज़ मैगजीन में जो भी अपनी एडवर्टाइज़र होते हैं जो अपनी बातें रखते हैं या जो एडवर्टाइजमेंट्स के लिए देते हैं, तो वो भी ना बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट और मीडिया एनालिसिस होना चाहिए। पहले से उनको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये चीज़ें उनको डालनी है न्यूज़पेपर में, इस आर्टिकल को पब्लिश करवाना है, इसके ये मेन ये इसके एडवांटेज हो सकते हैं, ये इस आर्टिकल के बाद में डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। कई बार आपने सुना भी होगा, इवन होता भी है हमारे भारत देश में स्पेशली, कि ना धर्म के नाम पे बहुत गंदी राजनीति चलती है और बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है। तो वो चीज़ पे इनको जो भी एडवर्टाइज़र होता है, उन्हें जो प्रोड्यूसर होते हैं उनको काफ़ी हद तक इसको क्रॉस चेक करना चाहिए, डबल चेकिंग होनी चाहिए इस चीज़ में कि कहीं कुछ ऐसा मटेरियल या कोई चीज़ ऐसी ना हो जाए जिसकी वजह से काफ़ी हद तक लोगों को फेस करना पड़ जाए। इसके अलावा जो ये चीज़ें पब्लिश होती हैं, इसमें कुछ एफर्ट्स होते हैं, जैसे केस स्टडीज़ होती हैं, या फिर जो कि आपको एक प्रॉपर कंक्लूजन मोरल के साथ में देके जाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं होनी चाहिए। और देखिए आज ना थोड़ा शोर है, प्लीज़ उसके लिए थोड़ा कोऑपरेट करिएगा, क्योंकि कहीं जगह नहीं मिल रही थी मुझे घर पे, तो बिल्कुल बाहर ही बैठ के मुझे ऐसे रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है, तो आप ये थोड़ा सा प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी बात को बनाने के लिए और पीस को मेंटेन करने के लिए, शांति को मेंटेन करने के लिए किसी भी देश के अंदर। तो ये मीडिया का ही मेजर रोल रहता है इस चीज़ में, आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है सिविल सोसाइटी फॉर पीस बिल्डिंग, शांति निर्माण के लिए नागरिक समाज। जो सिविल सोसाइटी होती है ना उसका पीस बिल्डिंग में कैसे मेजर रोल रहता है। ये ना 2 क्वेश्चंस मुझे ऑलमोस्ट सेम से लगे कि दोनों में ही पीस से रिलेटेड बात करी गई है, तो मुझे लगा कि ये टॉपिक एक बार आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि पीस अगर शांति वाला वर्ड आता है तो आप उसमें किस तरीके के पॉइंट्स को लिखेंगे और क्या क्या चीज़ आप अपने आंसर में दे सकते हैं। तो ये चीज़ आपको इसलिए मैंने समझाई है। नाउ देखिए सिविल सोसाइटी फॉर पीस बिल्डिंग में क्या आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं। तो जो नागरिक समाज होता है, जहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, ग्रुप्स हैं, लोग बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहाँ पे जो पीस बिल्डिंग है ना वो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि जहाँ पे जितने सारे कल्चर्स होंगे ना वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के, लड़ाई झगड़े के उतने ही ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। आप एग्जाम्पल लेके देखिए कि आपके घर में अगर कोई और अलग अलग तरीके के गेस्ट आ जाते हैं तो ज़्यादा लड़ाई हो सकती है, कोई फंक्शन है तब थोड़े बहुत आर्ग्यू वगैरह हो जाते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली नॉर्मल रहती है, जो आप सब में अंडरस्टैंडिंग है और साथ में ही रहते हैं, तो वहाँ पे ना लड़ाई झगड़े के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो जो सिविल सोसाइटी है ना ये काफ़ी ज़्यादा इसमें जो वायलेंस होता है उसको रिड्यूस करना, और जो भी कंडीशंस होती है, मतलब कि जो सस्टेनेबल पीस होता है ना उसको ग्रो करने के लिए जो भी मेन कंडीशंस होती हैं उसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इन शॉर्ट जो एक जैसे सभ्य समाज की हम बात करते हैं ना, जहाँ पे इतना फालतू का लड़ाई झगड़ा नहीं है, लोग जस्टिस को और चीज़ों को काफ़ी हद तक टैकल करते हुए चलते हैं, जो भी चीज़ें हैं उनके पास में मिली हुई हैं उन सब का काफ़ी हद तक
एक सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, कि अभी भी आपने यूज़ कर लिया और इन फ्यूचर के लिए भी अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो चीज़ को आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास में होगा ना, तो इससे आपका जो शांति निर्माण है ना, पीस बिल्डिंग है, वो काफ़ी हद तक कंटिन्यू रहती है। बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको हम लेते हैं, जो कि क्या करते हैं कि मतलब अपने आप को ना सबसे बेस्ट बताने का ट्राई करते हैं, और जो भी बाकी के जो अपोजिशंस होते हैं उनको काफ़ी हद तक नीचे दिखाने का ट्राई करते हैं। तो इससे भी काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाते हैं। होना ये चाहिए कि सबको ना अपने अपने काम से मतलब होना चाहिए। जो भी पार्टीज़ होती हैं, जितना भी हमारे यहाँ पे पार्टी सिस्टम है, उन सबको अगर अपना अपना काम होगा तो उससे ना वो चीज़ें काफ़ी हद तक वो टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो पीस बिल्डिंग होती है ना, उसमें सिविल सोसाइटी का एक बहुत ही मेजर रोल होता है, जिसके अंदर वो काफ़ी जो फंक्शनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है ना, किसी काम को करना, कितने अच्छे तरीके से उस काम को प्रेजेंट किया जा रहा है। कोई भी आपने टारगेट सेट करा है, कोई भी जो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसने किस तरीके से काम को सेट किया है, कितनी चीज़ें उनको करनी है, तो उसके लिए वो कितना हद तक हेल्प कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इसकी सिविल सोसाइटीज़ में आती हैं। इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी होती है वो डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं व्हेन रोल आर परफॉर्म्ड इन एन इफेक्टिव वे एट ऑप्टिमल टाइम। जितना भी टाइम टोटल दिया जाता है उसमें जो भी परफॉर्मेंस हो रही है, जो भी रोल्स को परफॉर्म किया जा रहा है, वो काफ़ी इफेक्टिव वे में किया जा रहा है। तो ये चीज़ें आपके पास में सिविल सोसाइटी में आप पीस बिल्डिंग में लिख सकते हैं। इसके अलावा जब वायलेंस होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उस टाइम पे ना फंक्शंस विच आर नॉट हाईली रेलेवेंट, तो उन चीज़ों को ना काफ़ी हद तक छोड़ देना चाहिए। मतलब जो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है वहाँ पे उस चीज़ की, तो कई बार लड़ाई को शांत करने के लिए उस ज़िद को या उस पॉइंट को, उस काम को काफ़ी हद तक छोड़ देना चाहिए, जिससे कि जो सोसाइटी है उसमें काफ़ी जो पीस है ना वो कंटिन्यू रहे। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास में, एक्सप्लेन द ऑब्स्टिकल्स ऑफ इंटर रिलीजियस डायलॉग्स एंड रिस्क इन्वॉल्व इन इट। क्वेश्चन देखिए, अंतर धार्मिक संवाद में आने वाली बाधाओं और इसमें शामिल जोखिमों की व्याख्या करें। तो आपको ना यहाँ पे ये पॉइंट्स बताने हैं कि जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं, जो रुकावटें आती है इंटर रिलीजियस डायलॉग्स में, या फिर जो रिस्क इन्वॉल्व होता है उसके अंदर क्या क्या आप पॉइंट्स को लिख सकते हैं। आपको इस आंसर में ये चीज़ें देनी हैं। नाउ इस क्वेश्चन के आंसर में, जिसमें आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स लिखने हैं, रुकावटें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तो उसमें आपका जो फर्स्ट चैलेंज होता है ना वो होता है फोकस। ये सिर्फ इंटर रिलीजियस डायलॉग की बात नहीं है, कुछ भी चीज़ होती है ना उसमें फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है कि किस तरीके की डायलॉग डिलीवरी हो रही है, जो भी पॉइंट्स हैं, जो भी चीज़ें आप मतलब फैक्ट्स को पिकअप कर रहे हैं, जो भी आप अपनी स्पीच में कंटिन्यू कर रहे हैं, क्या वो उतने ही जेन्युइन है जितने तरीके से होने चाहिए। तो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं उनको जो कॉन्वर्सेशन गोल्स होते हैं ना, कि ये चीज़ें बात करनी है या ये चीज़ें लोगों तक मैसेज स्प्रेड करना है, तो उसको लेके उनको काफ़ी हद तक क्लियर होना चाहिए, और इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन ना पहले ही हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उस टाइम पे सोच के बोला जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंटेंशन गलत नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं जिसमें कि हमें नहीं पता होता कि इसमें हम और पॉइंट्स को भी ऐड ऑन कर सकते थे, उस कॉन्वर्सेशन को, या वो जो गोल था ना उसको और इफेक्टिव बनाने के लिए हम कुछ और पॉइंट्स को भी ऐड कर सकते थे। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मानिए कोई जो थियोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, थियोलॉजिकल इश्यूज का मतलब होता है जैसे कोई बहुत ही कॉम्प्लेक्स और धर्म से रिलेटेड जो धार्मिक मुद्दे होते हैं ना, वो चीज़ होती है। तो उसमें हमें ना काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ता है, जैसे कि जो भी फिलोसफर्स होते हैं उनका क्या रहा है, जो शास्त्र विशेषज्ञ होते हैं, जो हिस्ट्री इतिहासकार होते हैं, हिस्टोरियंस होते हैं, लिंग्विस्टिक्स होते हैं, जो भाषावादी होते हैं, और जो अदर अकेडमिक्स होते हैं, जैसे टीचर्स वगैरह होते हैं ना, शिक्षाविदों, जो उस टॉपिक से रिलेटेड उन्होंने बात करी होती है, तो उनके क्या थॉट्स रहे हैं, किस तरीके की चीज़ें उन्होंने बताई हैं, किस तरीके की धारणाओं पे उन्होंने वर्क किया है। तो वो चीज़ों को जब हम कोरिलेट करके, स्पेशली हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को समझाने का ट्राई करते हैं कि ये चीज़ की वजह से ये चीज़ें देखने को मिली थी, तो उससे क्या होता है, काफ़ी जो कॉन्वर्सेशन होता है या जो डायलॉग डिलीवरी होती है वो काफ़ी हद तक इफेक्टिव हो जाती है। इसके अलावा जो ले पीपल होते हैं या जो यंगर पीपल होते हैं, वो मतलब जैसे कि जो आम आदमी है या फिर जो यंगस्टर्स होते हैं, स्पेशली यूथ टाइप में, तो उनको ना इस टाइप की कॉन्वर्सेशन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आता। तो जो कॉन्वर्सेशन होती है या जो भी डायलॉग डिलीवरी होती है ना, उसको इतना इफेक्टिव बनाना चाहिए कि हर एक ग्रुप, हर एक समुदाय के लोग ना उसको सुने और उसको चीज़ों को समझे, क्योंकि जो ऑडियंस है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो ये चीज़ का भी मेक श्योर होना चाहिए।
अगर सेकंड की बात करें तो सेकंड पॉइंट में देखिए, फर्स्ट पॉइंट में तो आप लिखेंगे फोकस होना बहुत ज़रूरी होता है। आप जो भी चीज़ें आपने मटेरियल प्रिपेयर किया है तो उससे रिलेटेड आपको जितने भी उसमें जो भी फील्ड्स आते हैं, जो भी सिचुएशंस है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, उनसे आपको बहुत फेमिलियर होना पड़ता है। और सेकंड कॉन्वर्सेशन फोकस में आप ये लिख सकते हैं जो पर्सनल वैल्यूज़ और एक्सपीरियंस होते हैं ना, वो ज़्यादा अपीलिंग होने चाहिए। और मतलब जो भी चीज़ें होती हैं, कुछ भी करंट में इशू चल रहा होता है, उससे अगर आप किसी की पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं तो वो गलत हो सकता है। लेकिन अगर पूरे कम्युनिटी की पर्सनल लाइफ से जोड़ते हैं ना, तो वो काफ़ी लोग इफेक्टिव होता है और कैची सा लगता है। कि जैसे मानिए नॉर्मल आज के टाइम में ना पानी एक बहुत बड़ा इशू चल रहा है, तो वो क्या है, सबकी पर्सनल नीड है। अगर आप उससे रिलेटेड कोई टॉपिक उठाते हैं, कोई मुद्दा उठाते हैं, कोई आर्टिकल पब्लिश करते हैं ना, तो लोगों का उस पर फोकस जाना बहुत ज़रूरी होता है और जाता ही जाता है। अब जैसे आपके एग्जाम टाइम चल रहे हैं तो आपको ना पूरे यूट्यूब पे, साइट्स वगैरह पे, जितने भी सोशल साइट्स वगैरह होती हैं, उनमें आपका ना एक ही सर्च रहता है कि जो भी आपका सब्जेक्ट है ना, बस वो किसी तरीके से आपको मिल जाए। तो जो चीज़ नीड होती है ना, उसकी ना हम सबको रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सेकंड कॉन्वर्सेशन फोकस होता है ना, वो पर्सनल वैल्यूज और एक्सपीरियंस के ऊपर होना चाहिए। जो पीपल हु डू नॉट फिट इनटू अ डिफाइंड फेथ और स्पिरिचुअल कैटेगरीज में जो होते हैं, जो लोग मतलब कि सब तरीके के जो समुदाय वाले लोग होते हैं ना, अब जैसे उसमें कुछ होते हैं कि सबको ना आपकी बातें पसंद आए, ये ज़रूरी नहीं होता। इवन जो मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड करी है, तो आप में से बहुत से ऐसे भी बच्चे होंगे जिनको ना ये चीज़ लगेगी कि मैं क्या बोल रही हूँ, या उनको समझ में नहीं आएगा। और लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल लगे या समझ में आए। तो बहुत सारी टाइप के लोग होते हैं, सबका आप सबको ना आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो यही चीज़ें सेकंड पॉइंट में इसमें बता रखी है कि जो व्यक्तिगत मूल्य होते हैं या जो अनुभव होते हैं ना, उनको सेंटर पॉइंट बना के फिर लोगों को बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि वो फिर ना ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है, लोगों को समझ में आता है। प्लस जितना आपने देखा है कि हमारे भारत देश में ना स्पेशली धर्मशास्त्र और जो रिलीजन वगैरह होते हैं ना, इसमें लोगों का ज़्यादा ही वो ध्यान रहता है। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑब्स्टिकल आता है, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है, सब लोग ना हर चीज़ को अपने रिलीजन से जोड़ के देखना बहुत पसंद करते हैं। तो जो चीज़ उनके रिलीजन में फिट नहीं होती या फिर उसको एक रिलीजियस आइडेंटिटी या धार्मिक पहचान नहीं मिलती है, तो उसमें वो लोग थोड़ा भी कॉपरेट करने को तैयार नहीं होते। तो ये चीज़ भी मेक श्योर होनी चाहिए। इसके अलावा जो जैसे कुछ ना सुलझे पॉइंट्स होते हैं, अनसुलझे अंतर होते हैं, जो कि जिसके लिए आपको ना श्योरिटी नहीं होती कि कौन होते हैं, तो उसमें आप काफ़ी हद तक श्योर नहीं होते ना, तो ये भी प्रॉब्लम्स कई बार आपको शो करनी पड़ती है। जैसे कि रिलीजन बहुत ही बड़ा पावरफुल होता है, क्योंकि ये आंसर में भी आपको रिलीजन से करेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि जो जीसस हैं, गॉड जीसस जो हैं, लॉर्ड जीसस, तो उनका आपको पता है कि ये जो थे ना, अब कई बार क्वेश्चन में ये आता है कि जो जीसस है ना, वो क्या है, मुस्लिम बिलीफ है या फिर जो सन ऑफ गॉड है, क्रिश्चियन बिलीफ है। तो दोनों ही तरीके से ना आपका कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। बहुत सारे धर्मों में ना अलग अलग चीज़ों की बात करी गई है, तो उनको आपको जब रिलेट करके समझाना पड़ता है ना, तो वो एक रिस्क आ जाता है कि आप कई बार श्योर नहीं होते उस चीज़ को लेके। तो वो क्लियर होना पहले ही बहुत ज़रूरी होता है। और प्लस जो सिचुएशन होती है जिसमें आप बात करें या डिस्क्राइब करें, तो उसमें जो बोथ पार्टीज होती है ना, वो एग्री या डिसएग्री हो सकती है। तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है ना, उसको समझना भी काफ़ी हद तक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इस पॉइंट में लिख सकते हैं। अब इसके अलावा और जैसे जो वर्शिप्स वगैरह होती है, पाठ पूजा करना, तो वो भी आप चीज़ें लिख सकते हैं कि जैसे मुस्लिम समुदाय होते हैं, वहाँ पे मोहम्मद हैं, उनको काफ़ी हद तक माना जाता है, या उनका जो धर्म है, हर किसी के धर्म में ना अपने गॉड होते हैं, अपने गुरु होते हैं, तो जिसको ना लोग काफ़ी हद तक समझते हैं। अब जैसे जो पैगंबर मोहम्मद का है, तो उन्होंने ना एक ऐसी ही जो सिचुएशन थी, ऐसी ही प्रॉब्लम को उन्होंने भी फेस किया था, जो नॉन मुस्लिम से उनके साथ में जब वो बात करे थे। अब ये चीज़ का एग्जाम्पल समझाती हूँ। जैसे जो इंडिया पाकिस्तान है ना, उसमें काफ़ी हद तक भाईचारे की बातें चलती रहती हैं कि दोनों को काफ़ी जितनी भी चीज़ें होती हैं, क्योंकि एक तो बॉर्डर शेयर करते हैं, तो दोनों में ही कंट्रीज़ में ये रहता है कि चलो भाईचारा हो जाए। लेकिन कई बार आपको पता है पाकिस्तान भी ना काफ़ी हद तक चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड कर देता है। अब ऐसे ही होता है कि जो दो धर्म होते हैं ना, उसमें कई जगह पे काफ़ी अंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कई लोगों में ना वो चीज़ की मेंटेलिटी ही नहीं होती कि वो उस चीज़ को फोकस करें या उस चीज़
चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहे। वो उन्हें लगता है कि जो वो चीज़ बोल रहे हैं या जो उनका धर्म है, जो उनकी कंट्री है ना, वो दी बेस्ट है, उसके अलावा वो और किसी से साथ कॉपरेट ही नहीं करना चाहते। ठीक है, मानते हैं कि चलो आप अपनी कंट्री या धर्म को सपोर्ट करते हो, बहुत ज़रूरी होता है, सबका अपना एक धर्म होता है, तो वो चीज़ करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है ना कि आप किसी और की बात को सुने ही ना, समझे ही ना, तो ये चीज़ें काफ़ी हद तक गलत हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पैगंबर मोहम्मद है उनका भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि उन्होंने जो ये सेम सिचुएशन है ना, कि जो अपने थॉट्स है उनको एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे, समझा नहीं पा रहे थे, जो नॉन मुस्लिम से उनके साथ में फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो नहीं समझा पा रहे थे, तो उन्होंने 1 ईयर के लिए ना भगवान जी की पूजा करी, इस चीज़ को पेश करने के लिए कि ये चीज़ें गलत भी हो सकती हैं और सही भी हो सकती हैं। और इसके अलावा जो उनके अपने जो गॉड थे उनका भी उन्होंने वर्शिप, पूजा करने का काफ़ी हद तक दावा किया था। तो ये चीज़ें उन्होंने समझाई भी थी। इवन इसमें एक कोटेशन आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म है और मेरे लिए मेरा धर्म है। ये चीज़ जो पैगंबर मोहम्मद थे ना, उन्होंने बोला था, इंग्लिश में ये है, फॉर यू इज़ योर रिलीजन एंड फॉर मी इज़ माई रिलीजन। तो ये चीज़ें भी काफ़ी हद तक होती हैं, और कुछ इतने मतलब अच्छे तरीके से डायलॉग डिलीवरी होती है जिसमें ये चीज़ें काफ़ी हद तक क्लियरली बता दी जाती हैं कि जो भी जिसका भी जो भी धर्म होता है, जो भी रिलीजन होता है, आप अपने अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करिए, लेकिन किसी और के धर्म या रिलीजन या इमोशंस को बिना हर्ट किए। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अगर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम की बात हम करें, तो जैसे जो रिलीजन चेंज होता है, जो धर्म तरण होता है, जिसमें दूसरों को परिवर्तित करने का प्रयास किया जाता है, तो इसमें भी ना काफ़ी हद तक कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं कि आप किसी का जो धर्म है, किसी का रिलीजन है, आप उसको चेंज करवा रहे हैं। तो ये जो है ना थर्ड चैलेंज, ये काफ़ी हद तक एक काफ़ी बड़ा चैलेंज हो जाता है कि किसी का रिलीजन अटेम्प्ट किया जा रहा है या फिर उसको दूसरे में कन्वर्ट किया जा रहा है। तो ये एक ना बहुत ही एंटीथेटिकल आइडिया होता है कि जिसमें आप किसी और के रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर कन्वर्जन करते भी हैं तो आपको ये चीज़ मेक श्योर करनी चाहिए कि उससे किसी को किसी टाइप का हर्ट नहीं होना चाहिए। तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें और भी आप जैसे कुछ और पॉइंट्स भी अगर इसमें चाहते हैं, तो ये यही होता है कि जो कॉन्वर्सेशन होता है ना, वो कितना इफेक्टिव होता है। अब यहाँ पे यूजुअली इसमें जो इंटर रिलीजियस डायलॉग है ना, इसमें जो मुसलमान होते हैं, मुस्लिम धर्म होता है, उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पॉइंट्स में लिखी हुई हैं। तो आप इन सबको आपस में रिलेट करके इस आंसर को कंप्लीट कर सकते हैं। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें ना आपको एक तरीके का डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस में जब आप करते हैं ना, तो उसमें कई बार क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको डिफरेंस जब क्रिएट करना होता है ना, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स दे रखे हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपसे ना ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम में कि हाँ चलो भाई बताओ, ये जो 4 डिफरेंसेस दे रखे हैं, इनके बीच में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, तो आपको समझाना पड़ेगा कि क्या क्या पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और प्लस जो डिफरेंस होता है ना, वो कई बार आपका शॉर्ट नोट में भी आ जाता है। तो ये चीज़ें आपको काफ़ी हद तक करनी है और ये अप्रोचेस पूरी हद तक पढ़नी ही पढ़नी है। अब जैसे इसमें कुछ पॉइंट्स को हम देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, एक्सप्लेन द सेलिएंट पॉइंट्स ऑफ। तो यहाँ पे ना आपको 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इनके बीच में डिफरेंस लिखना है। फर्स्ट आता है कंस्ट्रक्टिव वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है रचनात्मक, और जो ट्रांसफॉर्मेटिव होता है इसका मतलब होता है परिवर्तनकारी दृष्टिकोण। तो इसके बारे में आपको लिखना है कंस्ट्रक्टिव वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच में। तो यहाँ पे इस आंसर के लिए आप 4 to 5 पॉइंट्स को ले सकते हैं। बाकी देखिए वेटेज क्या होती है, उस अकॉर्डिंग आपको आंसर्स को प्रिपेयर करना है। और 2 आपका कल एग्जाम है, अभी आपके पास में टाइम नहीं है, तो मैं आप सबसे यही बोलूंगी कि कोई भी ना 5 to 6 क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। एटलीस्ट आपको ये होगा कि उनसे रिलेट करके भी अगर आप आंसर को कुछ स्टैटिक आपके पास में मटेरियल रेडी होगा, तो आप उसमें आंसर्स को लिखकर आ पाएंगे। और पेपर चाहे कितना भी टफ हो, चाहे कुछ आए चाहे ना आए आपको एग्जाम में, लेकिन प्लीज़ कुछ भी ना चीज़ को आप अनअटेम्प्ट मत छोड़ना। ये नहीं है कि चलो हमें कुछ आता नहीं है तो पेपर को अनअटेम्प्ट छोड़ के आ रहे, तो ये चीज़ ना बहुत गलत होता है। तो ये बिल्कुल भी आपको ध्यान में नहीं करना है कि चलो हम उसको कंप्लीट करेंगे नहीं, तो ये चीज़ का आपको मेक श्योर करना है। अब देखिए क्वेश्चन देता है, फर्स्ट कहता है कंस्ट्रक्टिव वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। तो यहाँ पे आपको लिखना है, इस आंसर को आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। वर्सेस बोला गया है ना, तो आप पहले आपने कंस्ट्रक्टिव समझा दिया, फिर ट्रांसफॉर्मेटिव। और अगर आपको नहीं ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप बीच में कॉलम बनाइए इस तरीके से, एक साइड आपने कंस्ट्रक्टिव लिख दिया और एक साइड में आपने ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच लिख दिया। तो दोनों के पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ऐसे वाले में ना थोड़ा ईजी होता है, जो कंस्ट्रक्टिव लिख दिया उसका थोड़ा बहुत ऑपोजिट आपका ट्रांसफॉर्मेटिव हो गया, तो ये चीज़ में आप इसका काफ़ी हद तक बेनिफिशियल आपको हो सकता है। तो ये आप देखेंगे कंस्ट्रक्टिव वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच में क्या क्या पॉइंट्स को लिख सकते हैं।
अब ये जो क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव वर्सेस ट्रांसफॉर्मेटिव में, तो आपको इसमें 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखना है, इन्फॉर्मेटिव में स्पेशली। बट पहले मैं आपको ना ये करवा देती हूँ कंस्ट्रक्टिव वाला। तो इसमें देखिए क्या होता क्या है कंस्ट्रक्टिव का मतलब, कि जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं, जो भी बातचीत हो रही है, करने वाले जो बातचीत करने वाले लोग होते हैं, वो बहुत ही ओपनली और रिस्पेक्टफुली किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं। अगर कोई डिसएग्रीमेंट भी होता है तो उसके बारे में भी बहुत ही रिस्पेक्टफुली उन्होंने इस चीज़ को क्लियर मना कर देना होता है। इसके अलावा जो ये होता है, इसमें म्यूचुअल अटेम्प्ट होता है टू अंडरस्टैंड ईच अदर पर्सपेक्टिव एंड क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन। तो दोनों ही साइड्स की, मानिए ये एक ग्रुप ए है और इधर ग्रुप बी है, तो दोनों ही पार्टीज जो है या दोनों ही जो ग्रुप्स है ना, वो आपस में पूरी बातचीत को करेंगे, समझेंगे और फिर उसके बाद में कंक्लूजन निकालते हैं। दोनों ही साइड की रिस्पेक्ट करी जाती है, चाहे इसमें पॉजिटिव साइड हो चाहे वो नेगेटिव साइड हो। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऐसे वाले जो कंस्ट्रक्टिव रिजॉल्व होता है या कंस्ट्रक्टिव अप्रोच होती है कॉन्फ्लिक्ट की रिजॉल्व करने की, तो उसमें यही होता है कि दोनों के जो पर्सपेक्टिव्स हैं उनको समझा जाए, म्यूचुअल अटेम्प्ट होना चाहिए, प्लस जो भी बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन होता है उसको क्रिएट करना चाहिए। इसके अलावा जो रिजॉल्विंग होता है कॉन्फ्लिक्ट्स का कंस्ट्रक्टिवली और रिस्पेक्टिवली, तो उसमें यही चीज़ें और भी आप पॉइंट्स में लिख सकते हैं कि जो भी एडवांटेज होते हैं, डिसएडवांटेजेस होते हैं, उनको एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर उसके बाद में सोल्यूशन को निकाला जाए। और जो सोल्यूशन निकला है या जो भी पॉइंट आप डिस्कस करें तो उसको पहले ही इवेलुएट कर लें और उसके बाद का भी देखें कि ये चीज़ें इसमें हो सकती हैं। तो मतलब कि कुछ भी उसका जो नेगेटिव साइड है वो भी बाद में भी अगर आप देखते हैं तो वो एग्जाम्पल आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें आती हैं आपकी इसमें कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट में। इसके अलावा जो आप लिखते हैं डिस्ट्रक्टिव या फिर जो ये होता है ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्फ्लिक्ट, तो ट्रांसफॉर्मेटिव जो अप्रोच होती है इसमें बेसिकली बात क्या करी जाती है कि इसमें एक तो होता है इंफॉर्मेटिव लर्निंग और सेकंड जो अगर बात करें तो इंफॉर्मेटिव लर्निंग दो तरीके से इसमें हो रही है। एक तो होता है चेंजेस इन व्हाट वी नो, जो आपको पता है, जो चीज़ आप समझते हैं उसके अंदर आप किस तरीके का चेंज लाते हैं या जो पॉइंट्स है उसको किस तरीके से आप बेस्ट से बेस्ट तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे उसकी बात करी गई, जो चीज़ आपको पता है, जो आप जिसके बारे में पॉइंट्स के बारे में जानते हैं या जो कोई भी नॉलेज आपके पास में पहले होती है ना, उसको आप कितना एनहेंस कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आती हैं आपके पास में ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच में। और सेकंड पॉइंट आता है चेंजेस इन नाउ वी नो। अब जो चीज़ आपने पता लगा ली, जिस बारे में आप जानते हैं, तो उस चीज़ों के बारे में और कितना बेस्ट आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ये दोनों पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच होती है ना, वो बेसिकली कंसल्टिंग या जो रिसर्च रेसिस पे अगर हम देखें तो उसमें बेसिकली ऐसे इंटीग्रेटेड एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं, जो कि एक अकेले सिंगल पर्सन के लिए नहीं होता, वो थ्योरीज वगैरह में होती है, जितने भी पर्सनल लेवल पे भी बातें होती हैं, तो वो सब चीज़ें होती हैं इसमें कि आप किसी भी एक पर्टिकुलर ग्रुप को देख के या फिर एक चीज़ को कंप्लीट करके ना आप उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है ना, इसमें बेसिकली सजेशन किया जाता है जो प्रॉब्लमेटिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं ना आर एसेंशियली अ क्राइसिस इन इंटरेक्शन। मतलब कि एक ही पॉइंट है जिससे ना बार बार आपको पता है कि क्राइसिस हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो उसका बैठ के आपने एक सोल्यूशन निकाला जो कि एक मतलब कि आगे बढ़ने के पर्पस से और पीस को मेंटेन करने के प्रोसेस से आपने उसको निकाला होता है। तो ये चीज़ें आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच आती हैं कॉन्फ्लिक्ट ट्रांसफॉर्मेशन में। इसके अलावा जैसे जो भी दो इमेजेस क्रिएट हो रही हैं, दो बोथ साइड्स होती है ना, वो एक नए प्रोडक्ट को क्रिएट करती हैं या उस चीज़ के बारे में जो भी आपने अपनी कंट्री के लिए बेस्ट सोचा है और दूसरे जो अपनी कंट्री के लिए बेस्ट सोच रहे थे, क्या दोनों की जो आपने अपने अपने लिए बेस्ट सोचा है, क्या उससे किसी थर्ड को कोई नुकसान हो सकता है। तो ये चीज़ें इसमें आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है पीस वर्सेस जस्टिस अप्रोच। अब जो ये पीस है ना, पीस वर्ड आप सबको क्लियर होगा। पीस जो होता है इसका मतलब होता है शांति, और जस्टिस क्या होता है, किसी चीज़ को न्याय देना। तो पीस और जस्टिस अप्रोच जो होती है ना, दोनों ही चीज़ें एक तरीके से आपस में रिलेट भी करती हैं कहीं ना कहीं। तो इसमें क्या होता है, जो सेंटर होता है ना या जो डिबेट होती है, ये बेसिकली इस चीज़ पे फोकस करती है कि जो सोसाइटीज़ है ना वो कैसे इमर्ज कर रही हैं पॉलिटिकल वायलेंस से, और जो उनके रिप्रेसिव रूल है ना वो किस तरीके से एड्रेस करे जा रहे हैं ह्यूमन राइट्स को अब्यूज़ करे बिना, या फिर अब इसको मैं थोड़ा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जो
पॉलिटिकल वायलेंस होता है, स्पेशली जो बाइकैमरल सोसाइटीज़ होती है ना, जहाँ पे दो पार्टीज़ होती हैं, दो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, तो वहाँ पे ना पीस और जस्टिस वाली जो अप्रोच होती है ना काफ़ी हद तक दिक्कत करती है, क्योंकि उन दोनों पार्टीज़ में कंपटीशन होता है कि दोनों में से बेस्ट कौन सा है, कौन सी वाली पार्टी किसको नीचे पहुँचा दे। तो जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है, इससे सोसाइटी को कैसे इमर्ज करवाया जा सकता है, इसके साथ साथ कैसे सोसाइटी का, कंट्री का ग्रोथ और डेवलपमेंट पे वर्क किया जा सकता है, प्लस कोई ऐसा एक्शन नहीं होना चाहिए जिससे जो ह्यूमन राइट्स होते हैं ना वो वायलेट हो जाए। तो ये दोनों ही चीज़ें इसमें आप लिखेंगे। पीस का मतलब यही हो गया कि शांति को मेंटेन किया जा रहा है, और जस्टिस अप्रोच का मतलब यही है कि जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं उससे ह्यूमन राइट या फिर जो ह्यूमन से रिलेटेड जो भी वायलेशंस होती हैं तो वो चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाए, उसको मतलब उनके लिए कोई भी चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, जस्टिस उनको काफ़ी हद तक मिलना चाहिए। तो बेसिकली अगर पीस को आप डिफाइन करेंगे तो एक सोशल रिलेशनशिप होता है जहाँ पे फिजिकल वायलेंस या फिर जो पॉलिटिकल वायलेंस होता है उन दोनों की एब्सेंस होती है। और जस्टिस एक ऐसी डेफिनेशन होती है स्टेट ऑफ अफेयर्स की जहाँ पे उनको, लोगों को या सबको वो चीज़ मिलती है जिसकी उनको रिक्वायरमेंट होती है या जिसकी वो डिमांड करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट जस्टिस को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या पीस को इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए, तो देखिए दोनों ही जो चीज़ें होती है ना रिकंस्ट्रक्शन फेजेस में दोनों को ही काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस दोनों की सेम होती है, और प्लस पीस जो होता है वो भी ज़रूरी होता है आपके जस्टिस को सिक्योर करने के लिए। तो जो पीस होता है पहले उसकी ज़रूरत ज़्यादा होती है बिफोर जस्टिस, और अगर आपके पास में पीस होगा तो जस्टिस की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। चीज़ें जब आपके पास में होती हैं, एग्जाम्पल समझिए, आप दो जने आपस में लड़ रहे हैं किसी चीज़ को लेके, तो वहाँ पे वायलेंस हुआ तभी तो जस्टिस की बात आएगी ना, कि दोनों को अपना राइट चाहिए तो आप लड़ रहे थे। अगर लड़ाई ही नहीं होती तो जस्टिस की बात ही नहीं उठती। कि जस्टिस कब होता है? जब आपको लगता है कि आपके साथ में कोई चीज़ गलत हुई है या आपको वो चीज़ नहीं मिली, तो आप उसके लिए आवाज़ उठाते हैं, आप उसके लिए लड़ते हैं, तो वो चीज़ किस में आती है? जस्टिस अप्रोच में आती है। तो पीस जो होता है, शांति जो होती है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एज कंपेयर टू जस्टिस। तो ये पॉइंट्स आप अपने इस आंसर में लिख सकते हैं। देखिए मेरा छोटा सा इनिशिएटिव था, थोड़ा सा मैंने कोशिश करा कि मैं आपको ये समझा पाऊँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी, आपको लगा है कि हाँ ये ठीक है, समझ में आया आपको, तो ऐसे 4 क्वेश्चंस में और आपको एक और वीडियो ऐसा रिकॉर्ड करके अपलोड कर देती हूँ जिसमें मैं आपको 4 क्वेश्चंस और करवा दूं। और अगर नहीं लगा तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि देखिए मेरे पास कोई मटेरियल वगैरह कुछ भी नहीं था। और फिर भी अगर लगता है आपको कि हाँ टाइम वेस्ट हो गया तो उसके लिए तो सॉरी के अलावा और क्या बोल सकती हूँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि ठीक है बेनिफिशियल था तो अच्छी बात है, पढ़िए और अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए, फोकस करिए, और थोड़ा बहुत गूगल भी कर लेना जिससे आपको ना आंसर्स को लिखने का थोड़ा आइडिया लग जाए। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हो गए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच। और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी है ना, मेरी मेहनत आपको थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।